Hi everyone, welcome back. Today we are going to cover our next topic, and our today's topic is production possibility curve and the concept of your opportunity cost. So students, before starting the today's lecture, what I want is आप screenshot ले लें बोर्ड का. So students, let's start with our today's chapter, that is our production possibility curve and the concept of our opportunity cost. First we are going to focus on production possibility curve. So students, by the name itself, production possibility, हम क्या सोच सकते हैं, हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्या क्या हमारी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है. एंड जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में दो हमारी रियल लाइफ सिनेरियोज में n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. बट टू मेक आवर स्टडीज़ सिंपलर, हम क्या लेके चलते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट में सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स हैं, दो ही चीज़ों की प्रोडक्शन जो है वो हो रही है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, इस वर्ड का क्या ही मतलब हो गया, इस वर्ड का मतलब हो गया कि हम देखने वाले हैं कि एक प्रोड्यूसर के हिसाब से जो वो दो आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब किन किन क्वांटिटीज़ में वो उन दोनों को कंबाइन करके प्रोड्यूस कर सकता है मार्केट में. So students, the definition of your production possibility curve, I am dictating it for you guys. It is that it is a curve showing different combinations of two goods which can be produced with given resources on the assumptions that resources are fully and efficiently utilized, and second assumption is that techniques of the production remains constant. So we are going to discuss the two assumptions. So by the definition हमें क्या समझ आ रहा है, definition से हमें ये समझ आ रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टेबल एक ऐसी चीज़ है जो प्रोड्यूसर को ये बताती है कि वो कैसे कैसे अपनी दो गुड्स को कंबाइन कर सकता है उनकी प्रोडक्शन के लिए. जैसे कि अगर मैं एक रफ टेबल ही ड्रॉ करूं, सपोज आई बीइंग अ प्रोड्यूसर, मैं दो चीज़ें प्रोड्यूस करती हूं, जैसे कि हम लगा सकते हैं व्हीट और राइस. तो जब मैं व्हीट की 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, हो सकता है मैं राइस की 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ. कॉम्बिनेशन है मेरा, ए कॉम्बिनेशन बन गया 0 and 10, बी कॉम्बिनेशन क्या बन गया, प्रॉबेबली आई कैन प्रोड्यूस 2 यूनिट्स ऑफ व्हीट और इसके साथ राइस की मैं 8 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ. तो मेरा दूसरा कॉम्बिनेशन एज ए प्रोड्यूसर क्या हो सकता है, पहला हो सकता है कि मैं व्हीट प्रोड्यूस करूँ ही ना और सिर्फ अपनी जो भी मेरी रिसोर्सेज हैं उनको राइस की प्रोडक्शन में लगा दूँ. दूसरा मेरा क्या है, दूसरा मेरा कॉम्बिनेशन है कि मैं व्हीट प्रोड्यूस करूँ, 0 से 2 का व्हीट प्रोड्यूस करूँ और 10 से 8 का राइस प्रोड्यूस करूँ. सी पार्ट क्या आ जाता है, आई कैन प्रॉब्ली से मैं 4 यूनिट्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर रही हूँ और 4 यूनिट्स ऑफ राइस भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ उसके साथ साथ. सो दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन. सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं ये, मेरी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं ये भी पॉसिबल है कि मैं ए कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करूँ, ये भी पॉसिबल है कि मैं बी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करूँ और ये भी पॉसिबल है कि मैं सी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करूँ. और जब हम इसकी बात करते हैं, हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो हम एज्यूम करते हैं, दो एजम्पशंस लेके हम चलते हैं. और वो दो एजम्पशंस क्या हैं, हम ये लगा के चलते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हम फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइज. ये नहीं कि हमारे पास लैंड है, एक सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्स है वो, सो लैंड है तो वो हम फुल यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसको पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं. हमारा कोई मशीनरी है, उसको हम आधा यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको फुल यूटिलाइज कर रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम एफिशिएंटली यूटिलाइज भी कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, फुल्ली और एफिशिएंटली में थोड़ा सा डिफरेंस है. और फुल्ली और एफिशिएंटली का क्या डिफरेंस है, फुल्ली यूटिलाइजेशन में कंसर्न नहीं होता है कि हम किस तरह चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या उसमें वो चीज़ ख़राब हो रही है. ऑन दी अदर हैंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आप चीज़ को यूटिलाइज करो, उसका यूज़ करो, पर सही तरीके से यूज़ करो. जैसे कि हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इस हिसाब से प्रोड्यूस करो कि मिनिमम वेस्ट निकले, टाइम अच्छे से सेव हो जाए. ये नहीं कि एक्स्ट्रा आवर्स कर रहे हैं. तो
एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब होता है सही ढंग से चीज़ों का यूज़ करना। सो पहली एजम्पशन क्या है, दैट हमारे रिसोर्सेज एक तो पूरे के पूरे यूटिलाइज हो रहे हैं और दूसरा वेस्ट नहीं हो रहे हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। क्लियरली हम बोल सकते हैं कि ध्यान रखा जा रहा है चीज़ों का। नेक्स्ट क्या है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम। सो अगेन दूसरी एजम्पशन क्या है कि कोई भी टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव और इन कोलैबोरेशन ऑफ बोथ। तो हम क्या कर रहे हैं, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिमेन सेम। हम कहते हैं कि ये कॉन्स्टेंट है, ये नहीं हो रहा कि एक साल जो है वो मशीनरी बेस्ड हो गया, दूसरे साल जो है वो लेबर बेस्ड हो गया, वैसा नहीं है। हम उसको कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, आप कई बुक्स पढ़ रहे होंगे, डेफिनेटली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। सो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स के बेसिकली अलग अलग नाम हैं, उसको डिफरेंट नामों से भी बुलाया जाता है, बट 2 ऑफ देम आर एक्चुअली यूज्ड वाइडली। और वो 2 नाम कौन से जो वाइडली यूज हो रहे हैं वो क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और दूसरा होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये 2 नाम जो हैं वो कॉमनली यूज होते हैं, बट अदर देन दैट हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोला जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोला जाता है, और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है। सो दीज आर योर डिफरेंट नेम्स ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बट वाइडली और अभी लेक्चर में भी हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम PPC यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखता कैसा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आई हैव ड्रॉन इट ओवर है, यहाँ पे हम देखेंगे। सो व्हेन वी आर सेइंग कि हम 2 कमोडिटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक कमोडिटी है स्टूडेंट्स व्हीट और दूसरी कमोडिटी है राइस। एक्स एक्सिस पे आई हैव टेकन व्हीट एंड वाई एक्सिस पे हमने लिया है राइस। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हमारी T is your production possibility curve. Now हम इसको ध्यान देंगे अगर, तो यहाँ पे 3 to 4 डिफरेंट पॉइंट्स बनाए गए हैं। ये एक ST कर्व है जिस पे पॉइंट कौन सा बना है, T पॉइंट बना है। इस कर्व के अंदर 2 पॉइंट्स बने हैं A एंड B, और इस कर्व के बाहर एक पॉइंट बना है पॉइंट K। Now when I talk about प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर वाला पॉइंट, सो स्टूडेंट्स जितने भी पॉइंट्स हमारे कर्व के ऊपर होंगे वो क्या दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं हमारा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। सो जितने भी पॉइंट्स, लेट इट बी पॉइंट P, पॉइंट R, पॉइंट XYZ, जितने भी पॉइंट्स हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर बनाते हैं वो सारे के सारे हमें क्या दिखा रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स हमें दिखा रहे हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कहाँ से बन रहे हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं हमारे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अटेनिंग द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। कि हाँ, हम इस पूरी कर्व का मतलब ये है कि हम सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं, उनको फुल यूज़ कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, और साथ साथ में जो एक हमारा पोटेंशियल है, जो हमारा एक मैक्सिमम लेवल है प्रोडक्शन का, वो भी अचीव कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, इस कर्व के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस कर्व के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन। की इसका क्या मतलब है कि अभी जो है, अभी हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुए हैं, अभी कम यूटिलाइज हुए हैं, अभी भी स्कोप है हमारा फुलर यूटिलाइजेशन का और हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को टच करने का। ऑन दी अदर हैंड, इसके बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं वो तो हमारे अनअटेनेबल पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब फुल यूटिलाइजेशन हो गई है, इसके आगे वी आर नॉट हैविंग एनी रिसोर्सेज जिसकी मदद से हम प्रोडक्शन बढ़ा दें, तो हमारे जितने भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कर्व के बाहर पॉइंट्स हैं वो सारे हमारा अनअटेनेबल जोन है, वहाँ पे हम प्रोडक्शन अटेन नहीं कर सकते, कमोडिटी की यूनिट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस सेक्शन इज क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट्स, बाय एनालाइजिंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ, हम ये लाइन देख रहे हैं ST प्लस हम पूरा ये ग्राफ देख रहे हैं, तो हमने इसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हमने क्या किया है, इस ग्राफ से हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज निकाली हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स, इजंट इट। ये कैसे आ रही है, ये S से
टी की तरफ आ रही है, तो ये हमारी डाउनवर्ड स्लोप है। और दूसरी हमने क्या निकाली है, दैट पीपीसी इज कनकेव। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कनकेव केव, तो इनको याद रखने का बहुत ही इजी पैटर्न है। केव्स हम यूजुअली ऐसे बनाते हैं और ये पीपीसी भी ऐसी ही है। ऑन दी अदर हैंड कन्वेक्स क्या होता है, कन्वेक्स होता है बाहर की तरफ, ठीक है, जो कि हमारी आईसी कर्व है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कनकेव कौन सी है, कनकेव है हमारी पीपीसी, और यही हम देख रहे हैं कि ये क्या है, दिस इज कनकेव टू द ओरिजिन, ओके। अभी इसके रीजंस कर लेते हैं कि क्यों हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक तो इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स वाई, एंड दूसरा हम कवर कर लेंगे कि क्यों हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कनकेव है इंस्टेड ऑफ कन्वेक्स। सो इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स। जब मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कैसे यूनिट्स करी है। मैंने किया 0 10, फिर मैंने किया 2 8, फिर मैंने किया 6 4 and 4 and 2। सो वो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या हो रहा है, जब मैं एक कमोडिटी को बढ़ा रही हूँ, मैं दूसरी को सैक्रिफाइस कर रही हूँ, और वो मुझे करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस के, तो हम एज्यूम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे सारे रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी जो है वो कांस्टेंट है। तो उस टाइम पे मेरी क्या हो रही है, मेरी ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो रही है। तो अगर मुझे दूसरे का प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाना है, मुझे एक पहले वाले का प्रोडक्शन यूनिट जो है वो कम करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं दोनों का बढ़ाती जाऊं। वाई? बिकॉज मेरी चीज़ें कांस्टेंट है और मैंने एज्यूम किया हुआ है कि इतने रिसोर्सेज थे वो ऑलरेडी यूटिलाइज हो रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं दोनों की प्रोडक्शन एक साथ ही बढ़ा लूँ। सो व्हाट हैपन्स इज, जब मैं एक की प्रोडक्शन बढ़ाऊंगी, मैं दूसरे को सैक्रिफाइस करूंगी उसकी यूनिट्स को। और यही रीज़न है हमारा पीपीसी का डाउनवर्ड स्लोप होना, कि जैसे जैसे मैं वीट की प्रोडक्शन बढ़ाती जाऊंगी, वैसे वैसे मुझे राइस की प्रोडक्शन जो है वो कम करते रहने पड़ेगी। एंड स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी है दैट योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एक कनकेव कर्व है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या शो करती है? वो शो करती है हमें मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये रीज़न है कि हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या है, वो कनकेव है, एंड योर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज सेम एज योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और हम इसको कैसे मेजर करते हैं? हम इसे मेजर करते हैं यूनिट्स विच आर सैक्रिफाइस्ड। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ कि जैसे जैसे मैं एक्स कमोडिटी को बढ़ा रही हूँ, एक्स कमोडिटी मेरी वीट है जो कि एक्स एक्सिस पे बनी है, वो एक्स कमोडिटी है। सो मेरी वीट को जैसे जैसे मैं बढ़ा रही हूँ, वैसे वैसे मैं राइस को क्या कर रही हूँ, डिक्रीज करती जा रही हूँ। सो दिस इज़ व्हाट योर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज, कि जितनी यूनिट्स हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपॉन जितनी यूनिट्स हम गेन कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट योर कर्व शोज। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमारी पीपीसी जो है वो कनकेव टू द ओरिजिन है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। हमें इस पॉइंट में थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन रह सकता है, बट वो हम कैसे क्लियर करेंगे? वो हम क्लियर करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ के, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखो वर्ड्स पे जाएंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, राइट। सो हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सो सपोज़ मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मैं कमोडिटी एक्स की डिफरेंट मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सपोज़ मैं एक्स को कितना प्रोड्यूस करती हूँ, इनिशियली शायद मैं एक्स को 8000 यूनिट्स में प्रोड्यूस कर सकती हूँ, देन वो बढ़ जाएगा 9000, देन वो मैंने रखा है 10000। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जब मैं 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ और मुझे पता चलता है कि मैं अब 9000 प्रोड्यूस कर सकती हूँ, तो क्या मैं 8000 पे स्टिक करूँगी? नहीं ना। मेरी प्रेफरेंस क्या रहेगी? मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि मैं ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस करूँ। तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? मैं क्या सैक्रिफाइस कर रही हूँ? मैं 8000 यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रही हूँ। किसके लिए? 9000 यूनिट्स के लिए।
इजंट इट? तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि मैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव ले रही हूँ और उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए जिसको मैं छोड़ रही हूँ वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। सेम गोज जब मुझे पता चलेगा कि भाई अब मैं 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती हूँ तो मैं 9,000 पे क्यों स्टिक करूँ, मैं कहाँ चली जाऊँगी, मैं 10,000 पे चली जाऊँगी। अगेन मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मैं कितना सैक्रिफाइस कर रही हूँ। अभी तो मैं सिर्फ एक ही गुड की बात कर रही हूँ, कमोडिटी एक्स की, तो मैं कितना सैक्रिफाइस कर रही हूँ, इसमें भी मैं 1000 सैक्रिफाइस कर रही हूँ और इसमें भी मैं 1000 सैक्रिफाइस कर रही हूँ। तो मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बन गया? इन दोनों का डिफरेंस। ये कौन सी कंडीशन है? ये वो कंडीशन है जहाँ पे मैं सिर्फ एक ही कमोडिटी की बात कर रही हूँ, लेकिन जब हम एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट में 2 कमोडिटीज़ हैं तो उसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है स्टूडेंट्स? उसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारी ये कि जितने यूनिट्स सैक्रिफाइस हो रहे हैं अपॉन जितने यूनिट्स गेन हो रहे हैं। लेट्स जस्ट क्लियर दिस आउट विद द एग्जांपल ऑफ अ टेबल। सो हम जब टेबल की बात कर रहे हैं तो एक कॉलम में बनाया वीट, दूसरे में लिखे हैं क्लोथ्स के यूनिट और थर्ड में लिखी है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट MOC। 100, 90, 70, 40, 10, 0, 0, 25, 50, 75, 85 एंड 87। स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 100 में से अगर मैं 90 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो 10, 90 में से मैं 70 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 20, अब 70 से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30, 40 से 10 करेंगे 30, 10 से 0 करेंगे तो 10। तो ये क्या हो रहा है? क्या ये सैक्रिफाइसिंग यूनिट्स हैं? डेफिनेटली 10 से 20। सो स्टूडेंट्स क्या ये सैक्रिफाइसिंग यूनिट्स है? हाँ बिल्कुल ये सैक्रिफाइसिंग यूनिट्स है। जैसे जैसे मैं क्लोथ्स का ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हूँ, पहले 0 था तो 0 से मैंने 25 किया, फिर 25 से मैंने 50 किया, ज़्यादा है, 50 से मैंने 75 किया, 85 किया, 87 किया। तो जैसे जैसे मैं क्लोथ का ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ मैं वीट का और कम करती जा रही हूँ, 10, 20, 30, 30, 10। ये क्या है? ये डिक्रीज हो रही है इतनी यूनिट्स। तो मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो दिस इज अपॉन 0, यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, बट सेकेंड का मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलेगा? मैं कितना सैक्रिफाइस कर रही हूँ? 10 यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रही हूँ 25 यूनिट्स इंक्रीज करने के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 0.4। फिर मैं 20 यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रही हूँ अनदर 25 यूनिट्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, इट विल बी 0.8 एंड सो ऑन। So students, this is your basic concept of opportunity cost and your production possibility. We have also covered 2 properties of a production possibility curve. अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे shifts and rotations in your production possibility curve. सो स्टूडेंट्स, शिफ्ट्स एंड रोटेशंस इन योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कब आएगा? जब कुछ चेंज होगा। और चेंज क्या होगा? चेंज होगा रिसोर्सेज में या फिर चेंज होगा हमारी टेक्नोलॉजी में, जो कि हम ये एज्यूम कर रहे थे। अगर ये चेंज हो जाती है इन अ लॉन्ग रन, अगर हमारे जो प्रोड्यूसर है उसको अच्छा प्रॉफिट है एंड देन वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ा रहा है या अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है, तब आएगा हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में चेंज। या फिर हमें हो गए लॉसेज और अब हमें क्या करना पड़ रहा है? रिसोर्सेज कम करने पड़ रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी कम करनी पड़ रही है, तो क्या हो गया? तो आ गया फिर से हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में चेंज। नाउ लेट्स सी कहाँ पे शिफ्ट होगा और कहाँ पे रोटेशन होगी। So students, what we are going to cover is we are going to cover shifts and rotations in your production possibility curve. पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि अगर हमारे रिसोर्सेज चेंज होते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन है रिसोर्सेज चेंज होना। तो अगर तो मेरे रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए तो मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, रिसोर्सेज क्या थे? रिसोर्सेज वो हैं जो दोनों की ही प्रोडक्शन में लग रहे हैं। तो जब मेरे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे तो मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होगी? बाहर शिफ्ट हो जाएगी। आउटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं इसको राइट शिफ्ट भी बोलते हैं। तो ये क्या होगी? आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मेरे रिसोर्सेज इंक्रीज हुए आई कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द कमोडिटीज़। मैं एक्स को भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती हूँ और मैं वाई को भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती हूँ। सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आउटवर्ड शिफ्ट टुवर्ड्स दी राइट। अगर मेरे रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए, तो जब डिक्रीज हो गए तो मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो जाएगी?
इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मुझे दोनों के ही कम यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। दूसरी कंडीशन आ जाती है स्टूडेंट्स, चेंज इन द टेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे चेंज इन द टेक्नोलॉजी। तो ऐसा भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी चेंज जो है वो किसकी हुई, प्रोडक्शन एक्स की चेंज हो गई, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स। तो जब एक ही कमोडिटी की टेक्नोलॉजी एनहांस हो गई, एफिशिएंट हो गई, तो इसका मतलब ये है कि विद द रिसोर्सेज, गिवन रिसोर्सेज, मैं उस कमोडिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती हूँ। मैं अभी वाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक्स की बात कर रही हूँ। तो ये मेरी पहली प्रोडक्शन कर्व है पी ए, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोडक्शन कर्व पी पी सी। तो जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने x की एफिशिएंसी बढ़ा दी, विच मीन्स मैं x और प्रोड्यूस कर सकती हूँ, तो यहाँ से ही सिर्फ मेरी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी एंड y की प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम। सो योर न्यू कर्व बिकम्स पी बी। सो स्टूडेंट्स ये क्या है, दिस इज आवर रोटेशन। इंस्टेड ये क्या है, दिस इज आवर कंप्लीट शिफ्ट। Same goes when I talk about your efficient technology of production of Y। अगर X की सेम रहती है और Y की इंक्रीज हो जाती है तो फिर रोटेशन होगी, बट कहाँ पे होगी, सिर्फ और सिर्फ Y के लिए होगी, X का पॉइंट सेम ही रहेगा। अगेन दिस इज योर रोटेशन। थर्ड अगर बात करें कि अगर दोनों की ही हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाए तो अगेन शिफ्ट। जब दोनों की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाएगी विच मीन्स कि अब मैं जितने मेरे पास रिसोर्सेज हैं मैं उनमें दोनों ही प्रोड्यूस कर सकती हूँ ज़्यादा, तो शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड शिफ्ट, ऑल्सो कॉल्ड योर राइट शिफ्ट। So students, we have covered the concept of your opportunity cost as well as your production possibility curve. If any doubts you have, you can always ask me in the comment section below and I will see you in my next video. Thank you.